प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 18 निबंध लेकर। निबंध का अर्थ है किसी दिए हुए विषय पर अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रकट करें। निबंध को गद्य की कसौटी माना जाता है। निबंध के 3 मुख्य भाग होते हैं। प्रस्तावना। निबंध का आरंभिक भाग प्रस्तावना कहा जाता है। इसका आरंभ जितना आकर्षक और प्रभावशाली होगा, निबंध उतना ही अच्छा होगा। इसमें निबंध के विषय की ओर संकेत दिया जाता। मध्य भाग ये निबंध का मुख्य भाग होता है। इसमें समस्त विषय का वर्णन किया जाता है। विचारों में क्रमबद्धता, स्पष्टता तथा भाषा शैली में रोचकता का ध्यान रखा जाता है। उपसंहार ये निबंध का अंतिम किंतु महत्वपूर्ण अंश है। इसमें निबंध में दिए गए विचारों का सारांश प्रस्तुत किया जाता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। निबंधों के कुछ उदाहरण। त्योहारों पर बढ़ता प्रदूषण। प्रस्तावना। भारत विविधताओं की भूमि है और यहाँ कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं जो किसी भी दूसरे देश से पूर्णतः भिन्न होते हैं। लेकिन हम हमेशा भूल जाते हैं कि इन त्योहारों के दौरान हम कई चीजों की बर्बादी करने के साथ साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं। इस समस्या को समझना कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे कई सारे त्योहारों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। हम पटाखे फोड़ते हैं, मूर्तियों को पानी में विसर्जित करते हैं, पानी तथा रंगों के साथ होली खेलने, पशु बलि आदि जैसे काम करते हैं। इनमें से कई से सारे त्योहार पर्यावरण तथा हमारे आसपास के वातावरण को काफी गंदा करते हैं और हानि पहुंचाते हैं। प्रदूषण का प्रभाव। हम त्योहार मनाने के दौरान वायु और जल ध्वनि जैसे प्रदूषण फैलाते हैं जिनका हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही ये जानवरों और चिड़ियों को भी काफी बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। दिवाली, जो कि सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, ये त्योहार अपने साथ भारी मात्रा में वायु प्रदूषण भी लाता है। इस दौरान हवा में प्रदूषण की मात्रा काफी बढ़ जाती है और दृश्यता भी काफी कम हो जाती है। दिल्ली और आसपास के इलाके तो इससे बहुत अधिक प्रभावित होने लगे हैं। प्रकृति ने हमें कई अनमोल उपहार दिए हैं, लेकिन बदले में हमने इसे कुछ भी नहीं दिया है। और पता है, ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रकृति जो हमारा नेचर है, पेड़ पौधे, है ना, फल सब्जियां और नदी हमें पानी देती है, पहाड़ों पे हम घूमने जाते हैं, बर्फ, मतलब जो ये हमारी नेचर है, प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, कितना हमारा सहयोग करती है, कितनी हमारी हेल्प करती है, और हम बदले में क्या देते हैं? गंदगी, प्रदूषण, है ना, पर्यावरण को गंदा करते हैं, चीजों को नुकसान करते हैं, नदियों को गंदा करते हैं, जंगलों को जाके काटते हैं, आग लगाते हैं। तो होता है ना, और जब प्राकृतिक आपदाएं आती है ना, ये इन सब चीजों से ही प्राकृतिक आपदाएं आती हैं कि मनुष्य इतना नुकसान करने पे तुला हुआ, और प्रकृति है कि प्रकृति उसको दिए जा रही है, और एक दिन ये विकराल रूप ले लेता है, फिर ये आपदाएं आती है, और यही कारण है। मनुष्य ने प्राकृतिक संपदाओं से लाभ उठाते हुए लगातार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। हमें अपने त्योहारों को बहुत ही जोश और उत्साह के साथ मनाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने पर ध्यान देना चाहिए। उपसंहार। ये सच है कि त्योहारों के बिना हमारा जीवन काफी बोरियत भरा और मनोरंजनहीन होगा, लेकिन फिर भी पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे द्वारा ऐसे उपायों को अपनाना बहुत ही आवश्यक है जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए हमारे देश की सरकार को कुछ ऐसे नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए जिससे हम त्योहार भी मना सके और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। प्रस्तावना। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जो 3 रंगों केसरिया, सफेद और हरे रंग से बना है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना पिंगली वेंकैयानंद ने की थी और इसे वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। संविधान सभा की ये बैठक 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ दिन पूर्व की गई थी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। ये तीनों ही समानुपात में है।
ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है। सफेद पट्टी के मध्य भाग में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। ये चक्र सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है और इसमें 24 तीलियां। राष्ट्रध्वज का इतिहास। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने वर्तमान रूप में पहुंचने के लिए अनेक दौरों से गुजरा। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता में फहराया गया था। कोलकाता। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। द्वितीय ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। यह भी पहले ध्वज के समान था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर एक कमल भी था। तीसरा ध्वज 1917 में आया, जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ ले लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां और 7 सितारे थे। बाईं ओर ऊपरी किनारे पर खंबे की ओर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक ने झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। ये 2 रंगों का बना था, लाल और हरा रंग, जो 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चरखा भी होना चाहिए। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को दिखाया गया। राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, समृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। उपसंहार। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाएं दर्शाता है। यह हमारे राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। पिछले 5 दशकों से अधिक समय से सशस्त्र सेना बलों के सदस्यों सहित अनेक नागरिकों ने तिरंगे शान को बनाए रखने के लिए निरंतर अपने जीवन न्यौछावर कर किए हैं। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सदा सम्मान करना चाहिए। अगला है स्वामी विवेकानंद। प्रस्तावना। भारत के युवा जिस महापुरुष के विचारों को आदर्श मानकर उससे प्रेरित होते हैं, वे मार्गदर्शक और भारतीय गौरव हैं। स्वामी विवेकानंद। भारत की गरिमा को वैश्विक स्तर पर सम्मान के साथ रखने के लिए स्वामी विवेकानंद के जीवन से कई उदाहरण मिलते हैं। परिचय। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं मिला। सन 1884 में उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर का सारा भार नरेंद्र पर आ पड़ा। घर की दशा बहुत खराब थी। कुशल बात यही थी कि अभी नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते, स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते, ठिठुरते पड़े रहते और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुलाते थे। गुरु भक्त विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से गए थे, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई वर्षों से इंतजार था। परमहंस जी की कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख हो गए। संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत तथा स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना सेवा में सतत हाजिर रहे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। उनकी सफाई वे खूब ध्यान से करते थे। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति
और निष्ठा के कारण ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके। गुरुदेव को वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके। समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक खजाने की महक फैला सकें। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुए रंग के वस्त्र पहन लिए। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। अमेरिका में विवेकानंद। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को स्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए, यानी कि चौंक गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका रहे और वहां के लोगों को भारतीय ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, ये स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यवृत्ति ग्रहण किया। 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। उपसंहार, वे अपने को सदा गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। आजादी का महत्व। प्रस्तावना। आजादी एक ऐसा शब्द है जो प्रत्येक भारतवासी की रगों में खून भरकर दौड़ता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि पराधीन सपने सुख नहीं, अर्थात पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं। पराधीनता हर एक के लिए अभिशाप है। आज हम पूर्ण स्वतंत्र हैं तथा पूरे विश्व में भारत की एक पहचान है। हमारा संविधान आज पूरे विश्व में एक मिसाल है, जिसमें समस्त देशवासियों को समानता का अधिकार मिला है। हमारा राष्ट्र ध्वज भी प्रेम, भाईचारे व एकता का प्रतीक है। विश्व पटल पर भारत। भारत के महान संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को आजादी का एहसास कराया है, सबको समान अधिकार दिए हैं। जब से हमारा देश भारत आजाद हुआ है, तभी से आर्थिक व तकनीकी रूप से हमारा देश संपन्नता की ऊंचाइयों की ओर लगातार बढ़ता रहा है। आज पूरे विश्व में भारत आशा की किरण बनकर सूर्य की भांति चमक रहा है। ये सब आजाद भारत में ही संभव हुआ है। संघर्ष से मिली आजादी। हमें ये आजादी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए देश के शूरवीरों व आजादी के मतवालों ने अपनी जानों का बलिदान दिया है, यानी कि अपनी जो है प्राण दिए हैं। हमें उनका सदैव आभार मानना चाहिए। यदि हम आज आजादी से खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो ये भारत माता के उन सपूतों के कारण ही संभव हो सका है, जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया। बाद में भारत के प्रसिद्ध विद्वानों, कवियों, इतिहासकारों अथवा लेखकों ने भारत का सामाजिक रूप से सुधार करके इसकी आजादी में 4 चांद लगाए हैं। आजादी के बाद की चुनौती। आजादी के बाद अनेक सामाजिक कुप्रथाओं का अंत हुआ, गरीबों का आर्थिक शोषण समाप्त हुआ तथा गांवों की दयनीय स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने भारत की पुण्य भूमि पर जन्म लिया और आजादी के सुंदर वातावरण में सांस ली। इसलिए देश प्रेम एक पवित्र भाव है जो हर नागरिक में होना अनिवार्य है, ताकि इस आजादी को आंच ना आ सके। अत्यंत खेद की बात है कि कुछ लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए हमारे देश को भ्रष्टाचार की चादर में समेट रहे हैं। भ्रष्टाचार रूपी रावण का अति शीघ्र दहन करना चाहिए। कुछ स्वार्थी लोग और नेता जाति, धर्म, संप्रदाय और प्रांत में बांटकर देश की भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। आज भारत सहित पूरा विश्व आतंकवाद से जूझ रहा है, जो मानवता के नाम पर एक सबसे बड़ा कलंक है। हमें एकजुट होकर बुरी ताकतों से सावधान रहने की आवश्यकता है। उपसंहार, भारत देश को पहले की भांति सोने की चिड़िया बनाना है तथा आजादी का सही अर्थ समझना है। प्रत्येक भारतीय को अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा
तभी हमारा देश पूरे विश्व में एक महाशक्ति बनकर सामने आएगा। और यही हमारा मुख्य ध्येय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रस्तावना। हमारे देश में जन्म से लेकर युवावस्था और बाद में भी लड़कियों को कई तरह के भेदभाव और अन्याय से गुजरना पड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खान-पान, संपत्ति में अधिकार आदि ऐसी कई चीजें हैं जिनमें लड़कियों के साथ हर कदम पर भेदभाव किया जाता है। छोटी जगहों पर परिवारों में तो महिलाओं को सशक्त करने के बजाय अशक्त किया जाता जा रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महिलाओं को मजबूत बनाने और जन्म से ही उनके अधिकार देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। योजना का आरंभ हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को हुआ, क्योंकि हरियाणा में लिंगानुपात 775 लड़कियां और 1000 लड़कों का है, तो भ्रूण हत्या हो जाती है। हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या बड़े पैमाने पर अपना पैर पसार रही थी। अल्ट्रासाउंड तकनीक के द्वारा लिंग का पता लगाकर जन्म से पहले ही लड़कियों को मार के गद में ही मार दिया जाता था। लड़कियों की संख्या को कम करने के लिए प्रथा प्रचलन में थी, इसी वजह से इसकी शुरुआत हरियाणा राज्य से हुई। इस योजना में छोटी लड़कियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार, असुरक्षा, लैंगिक भेदभाव आदि को रोका जा सकेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लक्ष्य लड़कियों को आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह स्वतंत्र बनाने का है। इस योजना की शुरुआत करते समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारतीय लोगों की सामान्य धारणा है कि लड़कियां अपने माता पिता के लिए पराया धन होती हैं। ठीक है, अभिभावक सोचते हैं कि लड़के तो उनके अपने होते हैं जो बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेंगे, जबकि लड़कियां तो दूसरे घर जाकर अपने ससुराल वालों की सेवा करती। लड़कियों के बारे में 21वीं सदी में भी लोगों की ऐसी मानसिकता वाकई वाकई शर्मनाक है। और जन्म से लड़कियों को पूरे अधिकार देने के लिए लोगों के दिमाग से इसे जड़ से मिटाने की जरूरत है। उपसंहार, महिलाओं के सशक्तिकरण से सभी जगह प्रगति होगी। खास तौर से परिवार और समाज में लड़कियों के लिए पुरुषों की नकारात्मक पूर्वाग्रह को सकारात्मक बदलाव में परिवर्तित करने के लिए ये योजना एक रास्ता है। संभव है कि इस योजना से लड़कों लड़कियों में भेदभाव खत्म हो जाए तथा कन्या भ्रूण हत्या का अंत करने में ये एक मुख्य कड़ी साबित हो। स्वच्छता अभियान। प्रस्तावना। मनुष्य के लिए खाने और पीने की तरह ही स्वच्छता भी बेहद आवश्यक है। हमें स्वच्छता को खाने और पीने से ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। हम केवल तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब हम सब कुछ सफाई और स्वस्थ तरीके से करें। बचपन सभी के जीवन का सबसे अच्छा समय होता है जिसके दौरान स्वच्छता की आदत में कुशल हो सकते हैं। स्वच्छता का महत्व। स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या स्वच्छता के अभाव में बीमारी की वजह से मर रही है। इसलिए हमें जीवन में स्वच्छता के महत्व और जरूरत के बारे में जागरूक होना बेहद आवश्यक है। हजारों जीवन को बचाने और उन्हें स्वस्थ जीवन देने के लिए हम सभी को मिलकर स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है। हमें अपनी व्यक्तिगत हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता, पालतू जानवरों की स्वच्छता, पर्यावरण की स्वच्छता, अपने आसपास की स्वच्छता और कार्यस्थल की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नए पेड़ भी लगाने चाहिए। स्वच्छता हमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक हर तरीके से स्वस्थ बनाती है। सामान्यतः हमने अपने घर में ध्यान दिया हो कि हमारी दादी और माँ पूजा से पहले स्वच्छता को लेकर बहुत सख्त होती हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, वे बस साफ सफाई को हमारी आदत बनाना चाहती। हमें साबुन से नहाना, नाखूनों को काटना, साफ और इस्त्री किए हुए कपड़े पहनना आदि कार्य रोज करने चाहिए। घर को कैसे स्वच्छ और शुद्ध बनाएं, ये हमें अपने माता पिता से सीखना चाहिए। हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार की बीमारी ना फैले। कुछ खाने से पहले और खाने के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। हमें हमेशा साफ और शुद्ध पानी पीना चाहिए। बाहर के खाने से बचना चाहिए। घर या अपने आसपास में संक्रमण फैलने से बचाने और गंदगी से पूर्ण रूप से निपटने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कूड़े को केवल कूड़ेदान में ही डालें। स्वच्छता से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। एक अच्छी आदत है जो हमें हमेशा खुश रखती है। ये हमें
समाज में बहुत गौरवान्वित महसूस कराती है। उपसंहार: संपूर्ण भारत में आम जनता के बीच स्वच्छता को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम और कानून बनाकर लागू किए गए। भारत सरकार का स्वच्छता अभियान और खुले में शौच से मुक्त भारत बनाना ऐसे ही कार्यक्रम है। हमें बचपन से ही स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए और जीवन भर उनका पालन करना चाहिए। साफ सफाई केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये घर, समाज, समुदाय और देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें इसके महत्व और फायदों को समझना चाहिए तथा भारत को स्वच्छ रखने के लिए कसम खानी चाहिए कि न तो हम खुद गंदगी फैलाएंगे और न किसी को फैलाने देंगे। महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा। प्रस्तावना: यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। संस्कृत के इस वाक्य से पता चलता है कि वैदिक युग में महिलाओं को देवी के समान माना जाता था। वेदों में नारी को माँ कहा गया है, जिसका मतलब है कि वे जन्म देने के साथ साथ पालन पोषण भी करती। किंतु खेद है कि आज वही नारी इस पुरुष प्रधान सोच वाले समाज में खुद को दबा कुचला हुआ मानती है। एक तरफ दुनिया में तकनीकी क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है, खुशहाली का स्तर बढ़ रहा है, तो वहीं महिलाओं से हिंसा और दुर्व्यवहार की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है, बढ़ी है वो घटनाएं। महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा। आजकल महिलाओं से दुष्कर्म और उनकी बर्बर हत्या करने की घटनाएं आए दिन सुनाई देती हैं। भारतीय समाज में महिलाओं से मारपीट, उनका उत्पीड़न करना, राह चलते जबरदस्ती चेन अथवा दूसरे आभूषण खींच लेना तो जैसे रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन गए। दहेज के लिए हत्या कर देना, जिंदा जला देना, मारपीट करके घर से बाहर निकाल देना जैसी हिंसक घटनाएं समाज में आए दिन हो रही। देश में महिलाओं पर होते गए अत्याचार व्यापक स्तर पर फैल चुके हैं। महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार दुष्कर्म, अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, शारीरिक या मानसिक शोषण, दहेज के लिए मार डालना, पत्नी से मारपीट, यौन उत्पीड़न आदि को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इन मामलों में गंभीर सजा का प्रावधान भी किया गया। किंतु फिर भी देखने में आया है कि आधुनिक युग में महिला हिंसा से जुड़े केसों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 का निर्भया केस। 23 साल की लड़की से बस में किए गए सामूहिक दुष्कर्म में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ये घटना इतनी मार्मिक थी कि बड़ी संख्या में भीड़ न्याय की मांग करती हुई सड़कों पर उतर आई थी। महिला हिंसा से जुड़े केसों में होती वृद्धि को कम करने के लिए 2015 में भारत सरकार जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बिल लाई। इसका उद्देश्य साल 2000 के इंडियन जुवेनाइल लॉ को बदलने का था, क्योंकि इसी कानून के चलते निर्भया केस के नाबालिग आरोपी को सख्त सजा नहीं हो पाई। इस कानून के आने के बाद 16 से 18 साल के किशोर जो गंभीर अपराधों में संलिप्त पाए जाएंगे, अब उनके लिए भी भारतीय कानून के अंतर्गत सख्त सजा का प्रावधान है। उपसंहार: महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के पीछे मुख्य कारण है पुरुष प्रधान सोच, कमजोर कानून, राजनीतिक ढांचे में पुरुषों का हावी होना तथा नाकाबिल न्यायिक व्यवस्था। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले मामलों में तुरंत और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो, ताकि अपराधियों में कानून को लेकर डर हो और वे महिलाओं पर अत्याचार करने से डरे। साथ ही समाज भी ऐसे लोगों का पूर्ण बहिष्कार करे। शिक्षा का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। प्रस्तावना: जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। ये आत्मविश्वास विकसित करती है और व्यक्तित्व के निर्माण में मदद करती है। स्कूली शिक्षा सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे शिक्षा तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा। शिक्षा के सभी भाग अपना एक विशेष महत्व और लाभ रखते हैं। प्राथमिक शिक्षा विद्यार्थियों को आधार प्रदान करती है जो जीवन भर मदद करती है। माध्यमिक शिक्षा आगे की पढ़ाई का रास्ता है और उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरे जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता है। हमारी अच्छी और बुरी शिक्षा ये निर्धारित करती है कि हम भविष्य में किस प्रकार के व्यक्ति बनेंगे। शिक्षा का महत्व। शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है।
क्योंकि दोनों ही मिलकर स्वस्थ और शिक्षित समाज का निर्माण करते हैं। ये उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक यंत्र होने के साथ ही देश के विकास और प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह उपयुक्त शिक्षा दोनों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करती है। वे केवल शिक्षित नेता ही होते हैं जो एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इसे सफलता और प्रगति के रास्ते की ओर ले जाते हैं। अच्छी शिक्षा जीवन में बहुत से उद्देश्य प्रदान करती है, जैसे व्यक्तिगत उन्नति को बढ़ावा, सामाजिक स्तर में बढ़ावा, सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार, आर्थिक प्रगति, राष्ट्र की सफलता, जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करना, सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूक करना, पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने के लिए हल प्रदान करना और अन्य सामाजिक समस्याओं के लिए भी शिक्षा ही हमें सचेत करती है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली अशिक्षा और असमानता के मुद्दे को विभिन्न जाति, धर्म व जनजाति के बीच से पूरी तरह से हटाने में सक्षम है। उपसंहार: शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को बड़े स्तर पर विकसित करती है और समाज में लोगों के बीच सभी भेदभावों को हटाने में मदद करती है। ये हमें अच्छा अध्ययनकर्ता बनने में मदद करती है और जीवन में हर पहलू को समझने के लिए सूझबूझ विकसित करती है। ये सभी मानवाधिकारों, सामाजिक अधिकारों, देश के प्रति कर्तव्यों और दायित्वों को समझने में मदद करती है। पहले शिक्षा बहुत ही महंगी और कठिन थी। गरीब लोग 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। समाज में लोगों के बीच बहुत अंतर और असमानता थी। उच्च जाति के लोग अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करते थे और निम्न जाति के लोगों को स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। यद्यपि अब शिक्षा की पूरी प्रक्रिया और विषय में बड़े स्तर पर परिवर्तन किए गए हैं। भारतीय सरकार के द्वारा सभी के लिए शिक्षा प्रणाली को सुगम और कम महंगी करने के लिए बहुत से नियम और कानून बनाकर लागू किए गए हैं। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली ने उच्च शिक्षा को सस्ता और सुगम बनाया है ताकि पिछड़े क्षेत्रों, गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भविष्य में समान शिक्षा और सफलता प्राप्त करने के अवसर मिले। उपसंहार: शिक्षित व्यक्ति देश के मजबूत आधार स्तंभ होते हैं और भविष्य में देश को आगे ले जाने का नेतृत्व करते हैं। तो इस तरह शिक्षा वह उपकरण है जो जीवन, समाज और राष्ट्र में सभी असंभव स्थितियों को संभव बनाती है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ जीवन लेखन जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।